नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा सिर्फ बाजार के गिरने पर नहीं मिलता, बल्कि जब मार्केट में रैली आती है तब भी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही बेहतर रिटर्न देने में कामयाब रहता है। इसलिए आपको यह जानने की जरूरत है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं कैसे, कौन कौन से फंड पोर्टफोलियो में करें शामिल और किन स्ट्रैटेजी से उतार चढ़ाव में भी आप रह सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र। और पिछले एक साल में कौन कौन से वो मौके रहे जो पोर्टफोलियो को मिला काफी ज्यादा बूस्ट। इन सारी बातों को जानेंगे आज के हमारे इस शो में हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सर आपके पास मैं आती हूँ, कल ट्रेड डील की अनाउंसमेंट और उसके साथ ही आपने मार्केट का जो बूम था वो हमने कल देखा था, किस तरीके से झूम उठे थे बाजार और लोगों को ये लगा कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है अब ये भी यहाँ से अब बेहतर करना शुरू होगा। सर मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड रखा था, क्या उनको अश्योरिटी होती है इस चीज की कि बाजार में चाहे किसी भी तरीके की रैली आ जाए उसका मुनाफा तुरंत मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगा? हेमंत सर। देखिए स्मिता, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बात की है आपने, क्योंकि आपने शुरुआत की है वो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील। तो अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें पिछले एक साल या उससे थोड़ा ज्यादा समय पे, तो अगर आप देखें तो मैक्रो फैक्टर जो है वो काफी फेवरेबल थे इंडिया के। अगर आप देखें चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, और जिस तरीके से सरकार ने जो स्टेप्स लिए जीएसटी को रैशनलाइज करने के, इनकम टैक्स को घटाने के, सब कुछ मार्केट के फेवर में था। एक चीज जो काम नहीं कर रही थी वो था डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, एटलीस्ट फॉर सेंटिमेंटल रीजन के वो होना बहुत ही जरूरी था। और ये जो डील हुई है डेफिनेटली उससे मार्केट को बूस्ट मिला है और आगे भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह का हमने कल जो मूव देखा था वो हम हर दिन देखेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ सेक्टर, जैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो कुछ सेक्टर ऐसे थे जो डायरेक्टली इंपैक्टेड थे अभी तक, क्योंकि हमारी डील नहीं हो रही थी, चाहे वो टेक्सटाइल के सेक्टर्स हो या जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर हो। ये जो सेक्टर थे इन पे सीधा डायरेक्टली इंपैक्ट था। और बाकी जो है एटलीस्ट सरकार ने कोशिश किया कि डाइवर्सिफाई करें। हमने यूरोप के साथ डील की, हमने यूके के साथ डील की। तो डाइवर्सिफिकेशन शायद इसीलिए हमेशा जरूरी होता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, आपको एक ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क है वो आपके जो कंफर्ट लेवल है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर हो। और वहां पे डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं स्मिता। एक एसेट एलोकेशन के द्वारा, इसका मतलब क्या है कि आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाते हैं, डेट, इक्विटी, गोल्ड। और हम जानते हैं कि कुछ एसेट क्लासेस में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी जो समय डेट के लिए अच्छा नहीं होता वो इक्विटी के लिए अच्छा होता है और वाइस वर्सा भी होता है। दूसरा, विद इन एसेट क्लास, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहां पे आप डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करेंगे। वो क्यों करेंगे, उसका फायदा कैसा है? पिछले एक साल में अगर आप देखें, लार्ज कैप ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और मिड कैप ने उससे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और स्मॉल कैप तो नेगेटिव में थे। तो जब आप अक्रॉस सेगमेंट डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी सेगमेंट काम कर रहा होगा उसमें आपका एक्सपोजर हो। और डाइवर्सिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होता है कि उसमें कुछ सेक्टर, चाहे बाजार में गिरावट हो, चाहे हम बाजार में एक अच्छा मूव देख रहे हो, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छा करेंगे, कुछ सेक्टर अच्छा नहीं करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर करता है कि जहां जहां पे मार्केट अच्छा कर रहा है उसका आपको फायदा हो, और जहां पे मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, आपकी गिरावट उतनी नहीं होती है। तो आई थिंक ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप मार्केट को अच्छी हेल्थी स्टेट में देखेंगे, लेकिन ये मानना कि इमीडिएटली सब कुछ चेंज होगा वो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। मैक्रो फैक्टर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं और डाइवर्सिफिकेशन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बिल्कुल तैयार हैं कि जो भी मार्केट में मूव आपको मिलेगा उसका पूरा फायदा आपको होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया और ये भी समझा दिया कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आखिरकार होता कैसा है। अब पराशर जी, आपको याद होगा जब मार्केट पीछे हमने देखा था काफ़ी वॉलेटाइल रहा था, पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो उसमें हमने बार बार इसकी बात की थी कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन आपको इस वॉलेटिलिटी में हेल्प करता है। अब तो हम यहाँ से, क्योंकि कल से ट्रेड डील हुई तो एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में लौटा है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि उनका पोर्टफोलियो भी अब बहुत अच्छा आगे करेगा। ऐसे में आपके लिए सर, अगर मैं ये पूछूं पराशर जी कि वॉलेटाइल मार्केट से लेकर अपसाइड मार्केट तक डाइवर्सिफिकेशन का एक सिंगल रोल किस तरीके का लोगों के पोर्टफोलियो में आप देखते हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए बिल्कुल स्मिता जी, अगर आप देखें कि पिछले कई सालों के आंकड़े देखें तो कोई एक एसेट क्लास
कभी टॉप पे नहीं रहती। कभी इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स आते हैं, कभी रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स आते हैं, कभी डेट मार्केट इक्विटी से भी अच्छे रिटर्न्स दे देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन, जैसा भी हेमंत जी भी बता रहे थे, इसका यही लाभ होता है कि क्योंकि नहीं पता कि कौन सी एसेट क्लास परफॉर्म करेगी या किस में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाएगी। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं तो आपका रिस्क भी उतना कम हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो अगर कुछ आंकड़े भी अगर हम समझें, कोविड में अगर आप देखें तो प्योर इक्विटी फंड्स में करीब करीब 50% का डाउनफॉल था, 35 से 50% एवरेज रिटर्न। वहीं हाइब्रिड फंड में अगर हम देखें, जो कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, जिस मान लीजिए एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी देखें तो उसमें 15 से 20% का डाउनफॉल था। तो अगर हम डाइवर्सिफाइड होते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जैसे कहा भी जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, या ऐसे समझ लें जैसे आपके बॉडी को, शरीर को कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, तो आप एक बैलेंस थाली खाते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो जितना बैलेंस होगा, जितना डाइवर्सिफाइड होगा, उतना रिस्क कम होगा। अगर कोई मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट आती है तो आपका जो पोर्टफोलियो उतना कम गिरेगा। हाँ, अगर बाजार में जब मार्केट ग्रो कर रही है तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो उतनी स्पीड से ग्रो ना करे जो प्योर इक्विटी फंड में ग्रो करेगा, लेकिन डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मेरे ख्याल में ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि अगर आप आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई रखें, हाँ ये भी ध्यान रखें कि ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो, तो आपका रिस्क जो है कम रहेगा और रिटर्न्स का पोटेंशियल उतना ही बना रहेगा। क्योंकि जब इक्विटी में भी निवेशित हैं, आप डेट में भी निवेशित हैं, आप गोल्ड में भी निवेशित हैं, तो कोई ना कोई एसेट क्लास जो अच्छी चल रही होगी वो सारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल, और ये आजकल खतरा, डर ज़्यादा रहता है कि लोग ओवर डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और वो तो हमने अक्सर, क्योंकि हमारा आप लोगों के साथ ही हम कॉलर शो करते हैं, तो अक्सर आप लोग देखते ही हैं जिसमें पोर्टफोलियो जिस तरीके के वो लोग भेजते हैं। हेमंत सर, एक और चीज़ जो यहाँ पर माइन्यूटली जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली हो कैसा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अलग अलग मार्केट कैप का एक्सपोजर तो ले लिया है, कई बार हम देखते हैं कि एएमसीज एक ही होती हैं, एक ही एएमसी के कई सारे फंड्स उनके पोर्टफोलियो में होते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि सेक्टर एक ही लेके बैठे होते हैं। ऐसे में एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन अगर आप फंड के लिहाज से कहना चाहें तो क्या होगा वो? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है श्वेता, आपने जो पूछा मुझे। काफी बार निवेशक जो है कंफ्यूजन होती है उनको कि वो एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के बीच में फर्क नहीं समझते। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में आपने पैसा लगाया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या डिफरेंट कैटेगरीज में, तो आपको लगता है कि आपकी जो है पूरी डाइवर्सिफिकेशन हो गई। जैसा मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि डाइवर्सिफिकेशन के दो पहलू हैं। एक तो ये कि आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो समय समय पे अलग अलग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पोर्टफोलियो में जो भी एसेट क्लास काम करे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में आपकी अपनी जरूरत, अपने समय और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम एक एसेट क्लास की बात करें, अगर इक्विटी की बात करें कि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन कैसा होगा, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि 3 मार्केट सेगमेंट हैं, उनमें तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ही। उसके साथ में इन्वेस्टमेंट की अलग अलग फिलोसफीज रहती हैं, राइट। उसमें ये भी होता है कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है या फिर वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो ऐसे समय है जब वैल्यू अच्छा करती है, ऐसे समय पे कुछ ऐसे समय होते हैं जब ग्रोथ अच्छा करती है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की इकोनॉमी है, किस तरह से हमारी मार्केट जो है बिहेव कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं इक्विटी में, तो तीनों सेगमेंट का एक्सपोजर कैसा हो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी आपको दुविधा होती है कि कितना एक्सपोजर करूं, कितना लार्ज में, कितना मिड में और कितना स्मॉल में, और उसको कैसे रीबैलेंस करूं और कब इसको रीबैलेंस करूं। एक आम निवेशक के लिए वो रीबैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि, और म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत ही अच्छी व्हीकल है डाइवर्सिफिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हम इक्विटी की बात करें तो आपके पास मल्टी कैप फंड्स हैं जो तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास लार्ज एंड मिड कैप है जो इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज है लार्ज एंड मिड में, वहां पे इन्वेस्ट करती है। आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो कितना पैसा डिफरेंट सेगमेंट में लगाना चाहे वो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आप ये जो काम है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप फोकस कीजिए एज एन इन्वेस्टर कि हमें इक्विटी में कितना पैसा लगाना है, और इसको अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे अक्रॉस कैटेगरीज, तो आप देखेंगे कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं वो उनका जो उनको लगता है आगे जाके किस तरह से बाजार में कितना सेगमेंट किस तरह से करेंगे, वो आपके बिहाफ पे वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। कभी भी ये गलती मत कीजिए कि फंड मैनेजर भी आपके लेवल बिहाफ पे डाइवर्सिफाई कर रहा है और आप भी अपने लेवल पे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जो भी आपको अच्छा फायदा होने वाला है फंड मैनेजर के एक्शन का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो डाइवर्सिफाई कीजिए अक्रॉस एसेट क्लासेस और अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट।
और सर मैं even debt एक की अगर सवाल हम बात आपको करें, सॉरी बीच में रोककर मैं एक सवाल और आपसे फॉलोइंग इसी पर पूछना चाहती हूँ। मुझे एक बात ये समझनी है कि इस बार हमने जो ये इतनी वॉलेटिलिटी देखी मार्केट में, इसमें आपने सबसे ज़्यादा कौन से वो लोग थे जिनके पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा नेगेटिव में जाते हुए देखा है? क्या वो ऐसे लोग थे जिन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से फंड को मैनेज नहीं कर रखा था सर? हेमंत सर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, देखिए कि लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, तो मिड कैप की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। नेगेटिव तो नहीं था एटलीस्ट, लेकिन स्मॉल कैप नेगेटिव में था। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्हें पिछले 2 साल 2-3 साल की परफॉर्मेंस देख के अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, हमने हमेशा कहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप होना जरूरी है, लेकिन प्रोपोर्शन पे ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ऐसे समय में आपको नुकसान होता है। तो कहाँ पे हमने पोर्टफोलियो को अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा, जहां पे बहुत ज्यादा फोकस जो है एग्रेसिव कैटेगरीज में था, जैसे सेक्टर थीमेटिक फंड या फिर स्मॉल कैप फंड्स। जिन निवेशकों ने अच्छे से अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन किया, मैं आपको बता सकता हूं ऑन एन एवरेज कि हमें इंप्रेशन ये है कि पिछले साल मार्केट में कुछ हुआ नहीं, बट मैंने ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे हैं जहां पे रिटर्न 8, 10 या 12% भी रहा है, उससे ज्यादा भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने उस पिछले साल में बाजार में पैसा नहीं बनाया। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने शायद इक्विटी इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा बनाया होगा जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे तो काफी सारे पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बहुत क्लैरिटी रखें और ये मत कीजिए कि मार्केट मूड के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनेगा या फिर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बनेगा। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर निवेशक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये तो सर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पराशर जी, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, खास करके यंगर इन्वेस्टर्स अगर हम कहें, उन लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी डाइवर्सिफिकेशन को लेकर? देखिए बिल्कुल स्मिता, अगर आप पहली बार मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे अभी हेमंत जी भी कह रहे थे, पहले आप अपना एसेट एलोकेशन कर लें कि आप कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहते हैं, कितना डेट में डालना चाहते हैं, कितना गोल्ड में रखना चाहते हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा व्हीकल है जहां पे आपको एक डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन फंड्स मिलते हैं। तो अगर कोई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से शुरुआत करे तो आपको ओवरऑल एसेट एलोकेशन फंड, आपका एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाइड हो जाता है। विद इन डेट और इक्विटी करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। जब आप ये एक्सपीरियंस कर लें और आपको मार्केट थोड़ी समझ में आने लगे, तब आप प्योर इक्विटी फंड में जाएं। वहां पर भी कोशिश करें फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे कैटेगरी में निवेश करें, या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी में जाएं, जहां पे 25-25-25 तीनों में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड होता ही है। तो ऐसे ही कोशिश करें कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाएं। प्योर इक्विटी फंड या थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड, बिल्कुल रिसेंटली अगर आपने देखा कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा और आपने उसमें निवेश कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। तो डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन वाइज करेक्ट फंड्स को चुनाव करें। डेट और इक्विटी में करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को चुनें, और विद इन इक्विटी में जाना है तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स की सहायता ले सकते हैं। जब आप ये समझ लें उसके बाद फिर आप प्योर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश करें। सर वेरी क्विकली अगर आप भी अपना फंड्स बता दें, कौन कौन से वो फंड हैं जो बहुत बेहतरीन आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, हेमंत सर? हाँ जी, देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऑब्वियसली इक्विटी फंड्स की बात करें तो वहां पे जैसा मैंने कहा कि 2-3 कैटेगरीज हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मल्टी कैप में आप कोटक मल्टी कैप को देख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कैटेगरी है, जहां पे बंधन लार्ज एंड मिड कैप और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप जैसा मैंने पहले कहा कि वहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वहां पे आप HDFC फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। तो ये 4 फंड है, मुझे लगता है ये एक प्रॉपर तरीके से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनमें से कुछ फंड कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम कॉलर्स के कुछ सवाल भी करेंगे शो में शामिल। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस बार हम शो में कुछ कॉलर्स के भी यहाँ पर कुछ मेल के जरिए आए सवाल भी शामिल कर रहे हैं। तो एक सवाल हमारे पास मेल के जरिए आया है विजय कुमार का, उनका सवाल हम इसमें शामिल करते हैं। पराशर जी, मैं चाहूँगी आप इस सवाल को सुने। विजय कुमार गुप्ता, उम्र इन्होंने 75 साल अपनी बताई है। 30 से 35 लाख एक मुश्त इनके निवेश की योजना है फिलहाल, और पहले 5 से 6 लाख ये इन्वेस्ट कर चुके हैं
और 3 से 5 साल में 12 से 18% के हिसाब से इनको रिटर्न चाहिए, यही इनका टारगेट है। कुछ फंड्स इन्होंने भेजे, हालांकि उसमें कितना ये अमाउंट में SIP करते हैं ये तो इन्होंने नहीं भेजा, लेकिन कुछ फंड इन्होंने भेजा है कि ये फंड है इनके पास पहले से, जिसमें HDFC लार्ज कैप है, HDFC का स्मॉल कैप है, SBI का कॉन्ट्रा है, ICICI प्रू का वैल्यू है, ICICI प्रू का अगेन इक्विटी एंड डेट है, और ICICI प्रू के ही फोकस्ड इक्विटी मल्टी एसेट, ये सारे फंड्स हैं। सर क्या सलाह रहेगी इन्हें, पराशर जी आपकी? ये सबसे पहले तो गुप्ता जी को प्रणाम है कि वो 75 वर्ष की उम्र में भी इक्विटी पे भरोसा रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड हो तो एसेट एलोकेशन वाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा कोर पोर्टफोलियो जो है डेट साइड में ही होना चाहिए। 25-30% इक्विटी में हो सकता है अगर उनके लाइफ में कोई और रिस्क नहीं है या कोई ऐसी कोई बहुत इमीडिएट पैसे की जरूरत नहीं है। तो जो फंड्स इन्होंने ले रखे हैं उसमें कोशिश करें स्मॉल कैप जैसे फंड्स को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो भी उन्होंने 12 से 18% रखी है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 10 से 12% की एक्सपेक्टेशन लेके चलें सर। और ज़्यादातर पोर्टफोलियो 60-70% पोर्टफोलियो आप हाइब्रिड जैसी कैटेगरीज में निवेश करें, जहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड, एक HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर कर सकते हैं, ICICI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके पास ऑलरेडी है उसमें भी निवेश कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड भी है, तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, या फिर इक्विटी सेविंग फंड जैसी कैटेगरी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इन्हीं मुख्यतः जो पोर्टफोलियो है वो इन्हीं फंड्स में रखें। बाकी टेक्निकल कॉल्स के लिए या ये कह लीजिए कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप फंड और ये दूसरे फंड्स जो आपने फोकस फंड्स रखे हुए इनको रख सकते हैं, बट कोशिश करें कि 60-70% हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश करें और स्मॉल कैप को बिल्कुल अवॉइड करें। तो ये मेरी इनको सलाह रहेगी। बाकी जो 35 लाख ये निवेश करना चाहते हैं वो भी लमसम निवेश ना करें, STP के रूट के थ्रू करें, किसी लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर लें जिस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, जिस हाइब्रिड फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, और वहां से सिस्टमैटिकली। एक सवाल हमारे पास एक और है, और क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है इसलिए जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी, ये सवाल आशीष ने भेजा है। 6 साल से निवेश इनका जारी है, लगभग 6000 का निवेश करते हैं ये। आप एक बार इनकी पोर्टफोलियो का रिव्यू करके इन्हें बताइए क्या करना चाहिए। देखिए स्मिता, यहाँ पे इन्होंने जो कहा है कि 6 फंड्स हैं इनके पास, 6000 के लिए 6 फंड डेफिनेटली कंसोलिडेट करने की जरूरत है। सारे के सारे जो फंड्स हैं इनके एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर है, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी फंड हैं उनमें से एक फंड रखेंगे SBI फोकस, उसमें 2000 इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी जो 4000 वो 2 और फंड लेंगे। एक कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं, और साथ में एक दूसरा फंड जो होगा इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप। इन तीनों फंड में 2-2000 इन्वेस्ट कीजिए, तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा, पोर्टफोलियो क्वालिटी बेटर होगी। ओके, चलिए इसी के साथ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और अपना निवेश आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और अभी के लिए मनी गुरु में बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।